ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने थोड़ा टॉपिक डिस्कस किया था किसके बारे में, प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए हम लोगों ने शायद स्टार्ट किया होगा। एक मिनट रुक जाओ। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी शेयर किए थे व्हाट्सएप पे ग्रुप में, बट मैंने उनका डिस्कशन आपको नहीं किया है। बट अब क्लासेस वैसे भी हम लोग ऑफलाइन ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर थोड़े और क्वेश्चन है जो मुझे आपको सॉल्व करवाने हैं। तो शायद हम लोग लकी है कि टाइम पे हम लोग ऑफलाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। मतलब कनेक्शन बन ही नहीं पाता है कि आपको क्वेश्चन में अलग शेयर करूँ, फिर सॉल्यूशन अलग जा रहे हैं, थ्योरी कहीं और जा रही है ना। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ऑनलाइन के अंदर जो है ये जो कैमरा जी है ये मेरी स्पीड को जल्दी फास्ट कैच नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई मुझे मजबूरी में धीरे बोलना पड़ता है। तो जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो नो डाउट उसका स्पीड जो होता है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पहले हम लोगों ने देखा था कि जीन क्या होती है, सिस्टोन क्या होते हैं, फिर जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आपने प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, और प्रमोटर के अंदर होती है रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, और एक होता है टाटा बॉक्स, प्रिग्नो बॉक्स, या फिर बोलते हैं हॉगनेस बॉक्स। ये सारा रिवाइज कर लेना। और फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन का के लिए जो एंजाइम्स था आरएनए पॉलीमरेज, उसके बारे में देखा था। तो प्रोकैरियोट के अंदर एक सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है जो ऑल टाइप ऑफ आरएनए सिंथेसाइज कर सकता है, MTR। तो MTR सारे सिंथेसाइज करेगा एक सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और जबकि हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट्स के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकैरियोट्स के अंदर जो tRNA है, mRNA और rRNA, तो सॉरी यहाँ पे हमने पढ़ा था rRNA, फिर हमने पढ़ा था mRNA और एक पढ़ा था tRNA। तो इसको सिंथेसाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज 1, इसको सिंथेसाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज mRNA को 2, और 3 को सिंथेसाइज करेगा tRNA, ठीक है। तो थर्ड tRNA को सिंथेसाइज करेगा। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि एक 5S rRNA आप लोग रट लेना, और एक SNRNA जो है वो भी अभी आपके लिए रट लेना, क्योंकि जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या चीज होती है ना। तो ये मेरी आदत जाएगी नहीं मार्कर में ज्यादा इंक भरने की। चल, उसके बाद हमने पढ़ा था आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर देखा था। तो उसमें 2 अल्फा चेन होती है, एक बीटा होता है, एक बीटा डैश होता है, और एक ओमेगा होता है। तो 5 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है तो उसको बोला जाता है एपोजाइम। बट उसके साथ में जब इस आदमी को जब इसकी आंखें मिल जाती है, आंखें मतलब सिग्मा फैक्टर जब मिल जाती है, तो ये बन जाता है होल एंजाइम, होलोजाइम, ठीक है। एंड फिर हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, जो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म था। इनिशिएशन प्रमोटर से होता है, तो वहां पे प्रमोटर के साथ बाइंड करवाने का काम किसका होता है? सिग्मा फैक्टर का। देन उसके बाद में जो नॉन सेंस स्ट्रैंड होगी, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। एंड फिर फाइनली इलोंगेशन होता था, जिसमें एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है, और लास्ट में रो फैक्टर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है टर्मिनेशन के लिए। तो एक सिंपल सा हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा था जो ज्यादा टफ था नहीं, एंड जो 12th बोर्ड के अंदर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और जैसे ही आप लोग ऑफलाइन आओगे बेटा, तो मेंटली प्रिपेयर होके आना कि आपके सब्जेक्टिव टेस्ट की बहुत प्रैक्टिस होने वाली है, क्योंकि अभी हमारे बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है ना, तो मैं उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। नाउ उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है। तो जैसे ही उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में जब आरएनए बनेगा, तो उस आरएनए के साथ में राइबोसोम बाइंड हो जाएंगे। तो एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था, उसके पीछे पीछे ट्रांसलेशन भी चल रहा था। तो प्रोकैरियोट्स में हमने लिखा था ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। क्या पढ़ा था? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। और वो प्रोसेस कैसा होगा? साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। देखो
यूकेरियोट्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, यूकेरियोट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके पास एक होती है स्प्लिट जीन। कौन सी जीन? स्प्लिट जीन। और स्प्लिट जीन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो फंक्शनल पार्ट होता है दैट इज एक्सोनिक पार्ट, वो इंट्रॉन से स्प्लिट होता है, डिवाइडेड होता है। एंड स्प्लिट जीन प्रेजेंट होना एक बहुत ही एंटिक्यूटी है, बहुत ही एंटिक मतलब बहुत पुराना एंशिएंट फीचर है। तो ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ठीक है, शायद आप लोगों ने देख ली होगी। बट अब एक चीज सुनो, एक्चुअली मैं अब एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। अब ये क्या होता है? तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? इन यूकेरियोट्स। अब यूकेरियोट्स के अंदर ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको पहले रफ समझा देती हूँ। तो ये हमारे पास मान लो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये क्या है? राइबोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? डीएनए होता है, मतलब जीन होता है। जीन से क्या बनता है? एमआरएनए बनेगा। बट अब डायरेक्टली कभी एमआरएनए नहीं बनता है, पहले बनता है एचएनआरएनए, फिर एचएनआरएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एमआरएनए के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। सो बेसिकली स्प्लाइसिंग के अंदर क्या किया जाता है कि ये जो एचएनआरएनए होता है उसके पास इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, ये सारी चीजें होती है। बट एमआरएनए के अंदर होता है क्या? एमआरएनए के अंदर फुल्ली एक्सोनिक होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है? ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा है ना, ये वाला प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम लोग इंक्लूड करेंगे कहां पे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर, या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस भी बोल सकते हो, ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हो। तो आई बात समझ में? देखो इधर मैंने क्या लिखा है। अब इसके बाद क्या कि ये जो एमआरएनए है बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां पे आएगा? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है एक गुंडा, डॉन, बदमाश, जिसका नाम है, इस गुंडे का नाम है एक्सोन्यूक्लियस। क्या नाम होता है? एक्सोन्यूक्लियस। देखो बायोटेक के अंदर हम पढ़ेंगे एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। तो ये क्या चीज होती है? तो हमारे पास ये सपोज करो कौन है? आरएनए हो गया या फिर डीएनए हो गया। तो इसके अंदर अगर डीएनए को अगर आप इस तरीके से बीच में से तोड़ते हो तो उस वजह से क्या होते? डीएनए के डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के या फिर आरएनए के डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट बन जाते। तो आप इसको कट कर कहां से कर रहे हो? मतलब कॉर्नर से कट कर रहे हो या बीच में से? तो जब हम लोग बीच में से कट करते हैं तो इसको बोला जाता है एंडो। और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम न्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए या फिर आरएनए को छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बट इसका नाम है एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या होगा? जैसे सपोज करो ये हमारे पास आरएनए हो गया या फिर डीएनए हो गया, जो बना किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का। तो अब एक्सोन्यूक्लियस ये काम करेगा, किनारों से कट करेगा। तो क्या हुआ? ये दोनों न्यूक्लियोटाइड अलग हो गए, फिर ये इसके कॉर्नर बन चुके हैं। तो इन कॉर्नर्स पे एक्ट करेगा कौन? एक्सोन्यूक्लियस। तो क्या हुआ? ये न्यूक्लियोटाइड अलग हो गए। अब ये बन चुके हैं कॉर्नर्स, तो कॉर्नर के ऊपर एक्ट करता है कौन? एक्सोन्यूक्लियस। तो ये क्या होगा? यहां से भी न्यूक्लियोटाइड हट गए, ये बन चुके हैं न्यू कॉर्नर्स, यहां पे भी एक्ट करेगा कौन? एक्सोन्यूक्लियस। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि सारे के सारे सिंगल 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 न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है किनारों से कट करना, टर्मिनल एंड से कट करना एक्सोन्यूक्लियस का। अब ये एक्सोन्यूक्लियस रहता है
कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब दिक्कत ये होगी बेटा कि ये जो एमआरएनए जब बाहर आएगा तो एमआरएनए का एक होता है 5 एंड और एक होता है 3 एंड। तो इसके क्या है, ये एंड्स हो गए। अब इन एंड्स को रिकॉग्नाइज करेगा कौन, एक्सोन्यूक्लियस, और ये जाके यहां से इसको किनारों से काटना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे वो काटता जाएगा सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो अलग हो जाएंगे और इसमें सारे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूट जाएंगे। तो अब मुझे बताओ कि ये जो एमआरएनए है इस बेचारे को राइबोसोम पे बाइंड होने का चांस ही नहीं मिला, तो फिर ये प्रोटीन कैसे बनाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस गुंडे से बचाने के लिए हमें एमआरएनए को करना होगा प्रोटेक्ट। और ये गुंडा एक्चुअली करता क्या है, ये एक्चुअली एंड से इसको कट करेगा। तो एक काम कर दे, इसके एंड को हम लोग कुछ चीजों से मास्क कर देते, ढक देते। तो अगर इसके 5 एंड 3 एंड को अगर मैंने मास्क कर दिया, ढक दिया, जिसको अब एक्सोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और जब एक्सोन्यूक्लियस इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो ये एमआरएनए को डिग्रेड भी नहीं कर पाएगा। सो उस केस में ये एमआरएनए अब आराम से राइबोसोम पे जाके बाइंड होगा और यहाँ पे बाइंड होगा। तो उस केस में यहां से बन जाएगी फिर क्या, प्रोटीन। तो मेरी आदत नहीं जाएगी इंक ज्यादा भरने की, ठीक है। तो समझ आया पॉइंट आपको। तो ये होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। तो बेटा इसके अंदर टोटल 3 प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, एक आपको 5 एंड से इसको प्रोटेक्ट करना है, दूसरा प्रोसेस 3 एंड से प्रोटेक्ट करना है, और स्प्लाइसिंग भी। ये काम सारे कब करने होंगे, एमआरएनए को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करने से पहले। पहले का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि जैसे ही एमआरएनए बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ये गुंडा इसका वेट कर रहा है। तो दैट्स वाई ये 5 प्राइम 3 प्राइम की मास्किंग हो गई और स्प्लाइसिंग हो गई। तो ये काम कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इन तीनों प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इंक्लूड करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर। तो ये तो कहानी थी रफ। अब चलो इसको फेयर पढ़ते हैं। एक काम करती हूं, मैं एक बार फिर इसको रफ में समझाती हूं। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है एमआरएनए। नहीं बेटा जी, ये हमारे पास है एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए में क्या होता है, यहाँ पे इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं और इंट्रॉन्स होते हैं। तो जो बाकी का सेगमेंट है, ये बाकी का सेगमेंट क्या हो गया, ये बाकी का सेगमेंट क्या हो गया, ये बाकी का सेगमेंट हो जाएगा यहाँ पे एक्सोन। तो जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सोन हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा इसका 5 प्राइम और ये क्या हो जाएगा इसका 3 प्राइम। सो बेसिकली अब आपको करना क्या है, क्या करना है, एचएनआरएनए को कन्वर्ट करना है एमआरएनए के अंदर। चलो आओ करते कैसे। तो इसमें मैंने आपको बोला था 3 प्रोसेस है, 5 प्राइम 3 प्राइम और स्प्लाइसिंग। तो एक काम करते हैं, अब इसका जो 5th पोजीशन है, मतलब इसका जो 5th एंड है 5 एंड, इस 5 एंड के ऊपर हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करने जा रहे हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ऐड होता है। और ये ऐड कौन सा होता है, ग्वानिन। कहां पे बाइंड हो रहा है, 5 प्राइम पे बाइंड हो रहा है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन। मैंने गलत बोला है, क्योंकि ग्वानिन तो नाइट्रोजनस बेस होता है। तो आरएनए में क्या ऐड करोगे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड या नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड। तो ग्वानिन से बनने वाला न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ग्वानाइलेट या ग्वानाइलिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने ग्वानिन ऐड नहीं किया है, क्या ऐड किया है, ग्वानाइलेट ऐड किया है। अब इस ग्वानाइलेट को जब हमने ऐड किया
तो ऐसा तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि जो 5 प्राइम होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, और जो 3 प्राइम होता है उसमें प्रेजेंट होता है OH। जब मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो ये चीज मैंने बताई थी, रिकॉल करो। शुगर की 5 प्राइम पे क्या होता है, फॉस्फेट होता है, और 3 प्राइम पे क्या होता है, OH होता है। तो ये 5th कार्बन पे फॉस्फेट प्रेजेंट था। अब जो ग्वानाइलेट आएगा उसके पास कितने फॉस्फेट है, उसके पास होते हैं 2 फॉस्फेट। तो वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है तो फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड होता है उसके अंदर एक फॉस्फेट होता है, बट ये एक यूनिक एबनॉर्मल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 3 फॉस्फेट होंगे। कितने फॉस्फेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 फॉस्फेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनसीईआरटी को ध्यान से देखना, क्लियर हो गया। अब एक काम कर दे, ग्वानिन का आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा तो याद है, कुछ ऐसा बनाया था डायग्राम, और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या था, NH2, और यहाँ पे कौन बाइंड है, यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 9 पे बाइंड होगा शुगर, है ना। अब इसमें नंबरिंग कैसे किया था, तो इसमें नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कौन सा हो जाएगा, 9। अब हम एक काम करने वाले हैं कि इस ग्वानिन के 7th पोजीशन पे मैं एक ऐड करने वाली हूं मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप ऐड करने पर अब ये ग्वानिन ग्वानिन नहीं रहा, अब ये हो जाएगा मिथाइलेटेड ग्वानिन। एंड ग्वानिन तो नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस होता ही है, पर मिथाइलेटेड ग्वानिन जो होता है वो कभी भी सेल के अंदर नहीं होता है। तो इस एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस को एक्सोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा 7 मिथाइलेटेड ग्वानाइलेट। और इस तरीके से हमने क्या किया, 5 प्राइम से इसको प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, ग्वानिन जो होता है नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस होता है, और मिथाइलेटेड ग्वानिन जो होता है वो एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है। ऐसा यूजुअली सेल के अंदर नहीं होता है, और जब मिथाइलेटेड ग्वानाइलेट होता है ना, तो उस कंडीशन में एक्सोन्यूक्लियस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई हमने उसको 5 प्राइम से क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। एक बार वापस बताती हूँ, देखो एक बार वापस बताती हूँ, ये कौन सा प्राइम है, ये mRNA HNRNA का कौन सा प्राइम है, 5 प्राइम है। अब 5 प्राइम पे हम लोग बोलते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब मैंने आपको बोला है कि इसकी 5th पोजीशन पे आपको ऐड करना है ग्वानिन। चलो जी, ग्वानिन नहीं, ग्वानाइलेट न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है। मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे गलत बोलते हैं, कुछ लोग ग्वानिन बोलते हैं, कुछ लोग ग्वानोसिन बोलते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड है बेटा, और ग्वानिन से बनने वाला न्यूक्लियोटाइड ग्वानाइलेट होता है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया ग्वानाइलेट, बट इसमें कितने फॉस्फेट होंगे टोटल, 3 फॉस्फेट। तो ये हो जाएगा एक एबनॉर्मल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, 3 फॉस्फेट होते हैं। बाकी यूजुअली हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फेट जो होता है वो ऐड होता है। क्लियर हो गया। अब ये वाला ग्वानाइलेट जो होता है ना, ये तो नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है, तो अब इसको बना देते हैं एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कैसे, इसकी 7th पोजीशन पे हम बाइंड कर देते हैं मिथाइल, तो ये बन जाएगा 7Mg 7 मिथाइलेटेड ग्वानाइलेट, और इसको बोला जाता है ग्वानोसिन कैपिंग, ग्वानाइलेट कैपिंग। तो ये इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने, कैपिंग कर दी। तो इस तरह से 5th पोजीशन के ऊपर एक एब्नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस होने की वजह से इसको एक्सोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से 5 प्राइम से क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। अब ये कौन सा प्राइम है, ये वाला प्राइम, ये वाला हो जाएगा यहाँ पे 3 प्राइम। अब 3 प्राइम पे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप लोग बोलोगे कि ये सेम टू सेम यहाँ ऐड कर दो।
नहीं बेटा, इतनी भी नकल अच्छी बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं एडेनिन। एडेनिन नहीं ऐड करते हैं, एडेनिन तो नाइट्रोजनस बेस होता है। हम यहाँ पे ऐड करते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो एडेनिन से बनने वाला न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलेट। तो यहाँ पे क्या ऐड करना है, यहाँ पे आप समझ आया मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड क्यों पढ़ाए थे? नहीं तो आप भी बोलते हैं यहाँ पे कि एडेनिन ऐड कर रहे। क्या ऐड कर रहे? यहाँ पे ऐड किया जा रहा है एडिनाइलेट। और ये एडिनाइलेट 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 ऐड करते गए हम लोग। तो इसका नंबर कितना होना चाहिए? इसका नंबर होना चाहिए 200 से लेकर 300। कितना? 200 से लेकर 300। तो मैडम ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि 3 प्राइम पे हमने एक एडिनाइलेट की एक लंबी सी पूंछ लगा दी? तो इसको हम बोलते हैं क्या? एडिनाइलेट टेल, जो कहां पे होती है? 3 प्राइम पे होती है। अब तुम ये क्वेश्चन पूछोगे कि मैडम ये 200 से 300 लगाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे सिर्फ एक 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसिन लगा देते तो काम चल जाता। और ये 200 से 300 ही क्यों? इतने सारे एडिनाइलेट जोड़ने से क्या फायदा होगा? तो इतना समझ आया आपको? तो 5 प्राइम पे हम क्या करते हैं? कैपिंग कर दे। 3 टाइम पे क्या करते हैं? 3 प्राइम पे टेलिंग कर दे। और उसके अलावा एक हम काम करते हैं स्प्लाइसिंग का। क्या काम करेंगे? स्प्लाइसिंग का। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूं कि इसमें 3 प्राइम पे टेलिंग क्यों किया जाता है। इतने सारे नाइट्रोजनस बेस जो है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्यों ऐड किए जाते हैं, जबकि एक 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसिन से काम चल सकता है। चलो अब हम लोग यूज करते हैं कॉमन सेंस। वो तो हम लोगों के पास बहुत भर भर के क्या यूज करते हैं? कॉमन सेंस। तो तुम एक चीज सोचो बेटा कि ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। 5 प्राइम पे हमने ऐड किया 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसिन की, ग्वानाइलेट की कर दी कैपिंग। अब तुम एक चीज सोचो कि 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसिन की अगर मैंने 3 प्राइम पे भी कर देती हूं अगर मैं कैपिंग, तो पता है इससे प्रॉब्लम क्या होगा? देखो, सेल के अंदर कंटिन्यूसली प्रोटीन की जरूरत होती है, तो ट्रांसक्रिप्शन भी कंटिन्यूसली होता रहता है। और वो भी अराउंड 30,000 जीन्स जो है वो एमआरएनए बनाती रहती है। तो सोचो, एमआरएनए प्रोटीन बना चुका है, एमआरएनए बना, वो राइबोसोम पे बाइंड हुआ और उसने प्रोटीन बना दी। अब जो प्रोटीन बना दी तो उस एमआरएनए का क्या काम? उस एमआरएनए का सेल के अंदर क्या काम? सोचो, अगर प्रोटीन बनाने के बाद उस एमआरएनए को अगर आपने डिग्रेड नहीं किया तो सेल के अंदर एमआरएनए जो होता है वो अक्यूमुलेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो उसके बाद एक टाइम तो ऐसा आएगा कि पूरी सेल जो है वो एमआरएनए से भर जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। हमें प्रोटीन बनाने के बाद एमआरएनए को क्या करना पड़ेगा? डिग्रेड भी करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों जगह से 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसिन की कैपिंग कर दूं तो एक्सोन्यूक्लियस इसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और उसको कभी डिग्रेड नहीं कर पाएगा। और जब ये डिग्रेड नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर एमआरएनए की कॉन्सेंट्रेशन डे बाय डे बढ़ती जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई हम 3 प्राइम पे कभी भी मिथाइलेटेड ग्वानोसिन की कैपिंग नहीं करते हैं। पहला रीजन समझ आ गया? ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 प्राइम पे हम करते हैं टेलिंग। यहाँ पे एक लंबी सी पूंछ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्राइम। 3 प्राइम यहां से यहां आ गया ना। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? देखो, यहां पे राइबोसोम को बाइंड होना है। कहां से? यहां से बाइंड होना है और इस राइबोसोम को मूव करते करते यहां तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? यहां तक, इस पोजीशन तक पहुंचना है। तो अब तुम सोचो कि अगर मैं टेलिंग नहीं करूं, ये लो मैंने हटा दिया, अब इसके बाद क्या हुआ? अब 3 प्राइम तो है ना, वो वहां पे तो नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है,
तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कौन? एक्सोन्यूक्लियस। ये यहां से काटना शुरू कर देगा, ये राइबोसोम आगे मूव कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस भी यहां से मूव कर रहा है, राइबोसोम आगे आगे मूव कर रहा है, इधर इधर एक्सोन्यूक्लियस मूव कर रहा है, राइबोसोम आगे आ रहा है, एक्सोन्यूक्लियस आगे आ गया। तो बेचारे राइबोसोम को इस पोजीशन पर पहुंचने से पहले ही एमआरएनए आधा डिग्रेड हो चुका है, एमआरएनए हाफ डिग्रेड हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ आए कोई बात नहीं, वीडियो वापस देख लेना। सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस राइबोसोम को इस पोजीशन तक पहुंचने से पहले यहां पे एक्सोन्यूक्लियस को पहुंचने नहीं देना है। सो दैट्स व्हाई एक्सोन्यूक्लियस को हम कर देंगे थोड़ा बिजी। कैसे बिजी कर देंगे? जाओ बेटा तुम इधर खेलो, देखो इधर, जैसे यहां पे हम कर देते हैं पीछे एक एडेनिन की टेलिंग कर देते हैं, तो ये रहा 3 प्राइम। अब राइबोसोम को सिर्फ यहां से लेकर यहां तक पहुंचना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और यहां तक पहुंचना है, ठीक है। चलो, तो यहां पे बाइंड हुआ राइबोसोम और यहां पे बाइंड हो गया एक्सोन्यूक्लियस। अब यहां से राइबोसोम आगे मूव कर रहा है, यहां से एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को कट कर रहा है, यहां से राइबोसोम आगे मूव कर रहा है, यहां से एक्सोन्यूक्लियस कट कर रहा है, यहां से राइबोसोम मूव कर रहा है, यहां से एक्सोन्यूक्लियस कट करता जा रहा है, यहां से राइबोसोम मूव कर रहा है, यहां से एक्सोन्यूक्लियस कट करता जा रहा है। और इसके बाद ये राइबोसोम कहां पहुंच गया? जहां इसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचना था। और जब ये यहां तक पहुंच गया तो इसके साथ में प्रोटीन पूरा बन चुकी है। ये क्या बन गई? यहाँ पे प्रोटीन बन गई। तब तक ये एक्सोन्यूक्लियस सिर्फ यहां तक पहुंच पाया। अब उसके बाद सिंस यहां पे प्रोटीन पूरी बन चुकी है तो ये राइबोसोम भी यहां से हट जाएगा, ये डिटैच हो गया, ये प्रोटीन भी बन चुकी है तो वो भी यहां से निकल जाएगी। बट ये एक्सोन्यूक्लियस अब कंटिन्यूअसली इस तरीके से लगा रहेगा और इसको काटते काटते ये एमआरएनए को पूरा इसने कट कर दिया। समझ आ गया? ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जहां से शुरू होता है ना उसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। अभी सुन लो। एंड जहां तक प्रोटीन सिंथेसिस खत्म होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राइबोसोम जो है वो जब तक स्टॉप कोडोन तक नहीं पहुंचे तब तक एक्सोन्यूक्लियस को बिजी करने के लिए हम ये पीछे लंबी सी टेलिंग कर देते हैं ताकि एक्सोन्यूक्लियस काटते काटते राइबोसोम से पहले स्टॉप कोडोन तक नहीं पहुंच जाए। समझ आया? पक्का? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, वीडियो वापस देख लेना क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बेटा इसको अभी समझाने में, ठीक है। तो उसको वीडियो देख लेना आप लोग। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 200 से 300 एडिनाइलेट को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इसके बना लेते हैं फेयर नोट्स। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हम बोलेंगे कि यहां प्रेजेंट होता है डीएनए या फिर प्रेजेंट होता है जीन। तो जीन से पहले क्या बनेगा? पहले एचएनआरएनए बनता है और एचएनआरएनए से बनेगा एमआरएनए। तो जीन से एचएनआरएनए बनना क्या होता है? यूकेरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन है। बट एचएनआरएनए से एमआरएनए बनना, दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या फिर इसको बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। तो इसमें हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी थी। कौन सी? एक हमने 5 प्राइम कैपिंग पढ़ा था, फिर हमने यहाँ पे 3 प्राइम टेलिंग पढ़ा था, टेल्स बनाना, और फिर उसके बाद में थर्ड होगा यहाँ पे क्या? स्प्लाइसिंग। और आप सीक्वेंस भी याद रखना कि ये इसी सीक्वेंस के अंदर होता है। अभी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सुनो क्यों। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताती हूँ। ये हमारे पास
क्या होता है, डीएनए होता है। तो जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये बनेगा यहां से क्या, ट्रांसक्रिप्शन बबल। और ट्रांसक्रिप्शन करता कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये हो गया यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज। ये बना क्या रहा है, आरएनए बना रहा है। तो यहां से आरएनए बनते बनते वो फ्री हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि इसका जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा इसका 5 प्राइम फ्री हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका 5 प्राइम फ्री होगा। तो 5 प्राइम फ्री होते ही इसकी कर दी जाएगी कैपिंग। तो यहाँ पे ग्वानिन ऐड कर दिया और इसकी 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गई, कैपिंग। और जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाएगा बेटा, क्या बोला मैंने, जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाएगा और जब इसका 3 प्राइम फ्री होगा, तो 3 प्राइम फ्री होने के बाद यहां पे की जाएगी इसकी टेलिंग। तो ये टेलिंग हो गई। तो सेकंड प्रोसेस क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप हो जाएगा इसके अंदर 3 प्राइम टेलिंग। और उसके बाद लास्ट के अंदर यहां से इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। वो भी बताऊंगी मैं ऐसा क्यों, क्योंकि लास्ट के अंदर क्यों रिमूव किया जाता है। समझ आ गया, पक्का। चलो आगे। तो नाउ देखो, इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे डीएनए था, डीएनए से क्या बन रहा है, एचएनआरएनए। तो ये क्या है, दिस इज एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए के अंदर ये होता है 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम। और ये इसके अंदर जो रेड वाली सेगमेंट जो बना रही हो, दीज आर इंट्रो। ये जो रेड कलर की जो मैं सेगमेंट बना रही हूँ, दीज आर इंट्रो। तो ये हो गया। तो ब्लैक कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर यहां से हो जाएगा एक्सो। तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप होगा इसके अंदर 5 प्राइम कैपिंग। ये आपको 3 प्राइम दिखाई दे रहा है, ये आपको 5 प्राइम दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर ये आपको रेड कलर से इंट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और बाकी ब्लैक कलर से क्या हो गया, ब्लैक कलर से सिंपली यहाँ पे ये हो जाएंगे एक्सॉन। इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम करेंगे हम क्या, 5 प्राइम कैपिंग। तो इसके 5th पोजीशन पे हम लोग लगा देंगे ग्वानाइलेट। बट यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड होगा उसमें कितने फॉस्फेट होंगे, तो ये एक्सेप्शनली एक एबनॉर्मल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जिसको एक्सोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं इस डॉन का नाम भी लिख देती हूँ, दिस इज एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस से हमें क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। सो ये सारा काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कैसे है, एबनॉर्मल है। और इसके 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, मिथाइल ग्वानाइलेट ट्रांसफरेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्वानाइलेट को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम ट्रांसफरेज। तो आई थिंक यहां तक किसी को इश्यू है, नहीं है ना। आगे चलो, कहां चलो, आगे चलो। तो ये बना दिया 5 प्राइम और 5 प्राइम पे हमने ऐड कर दिया एक 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसिन जिसमें एबनॉर्मली 3 फॉस्फेट होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टेलिंग पे। तो ये फॉर्मेलिटी भी पहले कर लेते हैं खत्म। तो यहाँ पे कौन है, एक्सॉन। यहाँ पे कौन है, एक्सॉन।
और यहाँ पे कौन है, एक्सॉन। गलत बोल दिया। आई क्या होता है, इंट्रॉन होता है। ठीक है, अब 3 प्राइम पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ए ए ए ए ए ए। तो ये ऐड करते जाएंगे। तो उस कंडीशन में 3 प्राइम कहां पे आ गया, यहां आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली ए टेल। पॉली मीन्स बहुत सारी, ए मतलब एडिनाइलेट, तो पॉली एडिनाइलेट टेलिंग। ठीक है, और इसका नंबर कितना होता है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 200 से लेकर 300। तो समझ गए ना ये क्यों लगाने हैं, ताकि स्टॉप कोडॉन पे एक्सोन्यूक्लियस पहले नहीं पहुंच जाए। तो उसके लिए, उसको बिजी करने के लिए हम एक लंबी सी पूंछ लगा देते कि बेटा तुम ये काटो। चलो, तो ये काटोगे तब तक क्या होगा, राइबोसोम स्टॉप कोडॉन तक पहले पहुंच जाएगा और तब तक पूरी प्रोटीन बन चुकी होगी। तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, ये टेलिंग हो जाएगा सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, 5 प्राइम कैपिंग, और सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, 3 प्राइम टेलिंग, एंड द लास्ट वन इज थर्ड स्टेप होगा इसके अंदर स्प्लाइसिंग। ये सीक्वेंस मैं फिर बोल रही हूं, याद रखना। अब स्प्लाइसिंग कौन करता है, तो स्प्लाइसिंग करेगा स्प्लाइसोसोम, जिसको मैं यहां लिख देती हूं। तो ये स्प्लाइसोसोम जो है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है जस्ट लाइक राइबोसोम। तो राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोसोम बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का। तो मतलब राइबोसोम के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, प्लस उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो वहां पे आरएनए कौन सा होता है, आरआरएनए। तो यहाँ पे आरएनए कौन सा होगा, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। बिकॉज मैंने अभी बोला था कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये आरएनए भी आपको कहां मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। सो दैट्स वाई न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला एक छोटा आरएनए, तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है ये इंट्रॉन का क्या करवाएगा, रिमूवल। सो दैट्स वाई स्प्लाइसोसोम जो है इसके अंदर जो एस आरएनए है वो एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है। कैटालिटिक एक्टिविटी है इसकी, एंजाइम की तरह काम कर रहा है, इंट्रॉन का रिमूवल करवा रहा है। सो दैट्स वाई क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये एक राइबोजाइम है। तो जब हम लोगों ने आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहला फर्स्ट इवॉल्व होने वाला जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए। सबसे पहले फर्स्ट इवॉल्व होने वाला एंजाइम भी कौन था, आरएनए, जिसको कौन प्रूव करता है, राइबोजाइम। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल लिखे थे, राइबोन्यूक्लियस पी, एसएनआरएनए, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। और उस टाइम मैंने बोला था कि जैसे जैसे ये टॉपिक आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो उसमें से पहला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कौन सा, कि एसएनआरएनए जो है इसके यहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी है और वो बेसिकली करता क्या है, इन इंट्रॉन को यहाँ से काटने का काम करता है, कट करने का काम करता है और काट के इनको यहां से निकाल देता है। सो दैट्स वाई क्या स्प्लाइसोसोम को मैं और राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोल सकती हूं क्या, क्योंकि आपने क्या बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स किसका बना हुआ है, आरएनए प्लस प्रोटीन। और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लियो और उसके साथ में क्या है, प्रोटीन। तो राइबोसोम भी क्या होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है, आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर। सो दैट्स वाई हम लोग इस स्प्लाइसोसोम को और नाम देते हैं स्नर्प, SNURP स्नर्प, या फिर इसको हम लोग और बोलते हैं, एक और नाम है इसका SNP। चलो देख लेना आप लोग, इसका नाम देख लेना, एक और नाम है इसका ना। तो ये चीज समझ आ गया। तो ये काम कौन करवाएगा, स्प्लाइसिंग करवाएगा कौन,
स्प्लाइसोसोम। और स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। और इंट्रॉन का रिमूवल जो होता है वो लीरिएट के फॉर्म में होता है। लेट्स सी कैसे। तो ये 5 प्राइम आपको दिखाई दे रहा है। 5 प्राइम पे हमने एक ग्वानाइलेट लगाया था जिसमें एक्सेप्शनली 3 फॉस्फेट होंगे और ये 7 मिथाइलेटेड है। और 3 पोजीशन पे हमने एडेनिन की एक लंबी सी टेल लगा दी थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें 3 प्राइम और यहाँ पे इसका नंबर होगा 200 से लेकर 300। ठीक है, अब इसके अंदर ये इंट्रॉन को रिमूव करेगा कौन? स्प्लाइसियोसोम। कैसे? यहां से आप इसको कट कर दो, यहां से भी कट कर दो, तो कट करने पर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बाहर निकल रहा है। कैसे बाहर निकल रहा है? ये इस तरह से लूप्स के फॉर्म में बाहर आ रहा है। और लूप्स के फॉर्म में जब बाहर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेरिएट। लेरिएट एक्चुअली जो बूढ़े लोग होते हैं ना, तो जो चलने के अंदर एक छड़ी यूज करते हैं ना, तो इसका जब ये भी जब बाहर निकलता है ना तो वो सिग्मा होता है ना, तो सिग्मा जैसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। आप लोग एमबीबीएस के अंदर ये पूरी कहानी पढ़ोगे। ठीक है, कि स्प्लाइसिंग में आपको सिर्फ एक ही टाइप पढ़ा रही हूँ, वो भी कौन सा? लेरिएट टाइप। बट इसकी स्प्लाइसिंग के और भी बहुत सारी मेथड होते हैं, तो वो आप लोग एमबीबीएस में एंटरटेन करना। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? लेरिएट बन रहा है, लूप्स बन रहे हैं, बूढ़े लोगों की छड़ी बन रही है। तो लेरिएट्स के फॉर्म में, लूप्स के फॉर्म में ये यहां से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और जब एक बार बाहर निकल गया इंट्रॉन, तो फिर फाइनली अब इसमें बचा कौन? तो अब इसमें बचा कौन? सिंपली यहाँ पे बचता है एक्सॉन, एक्सॉन और एक्सॉन। तो फिर फाइनली ये बन जाएगा, ये 5 प्राइम हो गया जहां पे होता है 7 मिथाइलेटेड ग्वानाइलेट और उसमें होते हैं एक्सेप्शनली 3 फॉस्फेट। और 3 प्राइम पे होती है लंबी सी टेलिंग जिसको हम बोलते हैं पॉली ए टेल हो गई। और उसके बाद ये बीच में बनता है सिर्फ एक्सॉन। तो इस तरीके से ये हमारा तैयार हो गया क्या? एमआरएनए, एक मैच्योर आरएनए, एमआरएनए। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी कहानी थी किसके बारे में? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में। तो आई थिंक जो टफ नहीं था, कोई बात नहीं, वीडियो वापस देख लेना स्पीड बढ़ाकर, तो टाइम खराब भी नहीं होगा और अच्छे से चीजें सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हमारा पूरा हो चुका है और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन भी खत्म हो चुका है। तो बताओ ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट क्या है? आरएनए। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट इज इक्वल टू क्या होता है? आरएनए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो अब मैं आपको एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो हम पहले उनका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जैसे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो वैसे ही अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, पहले रफ में प्रैक्टिस करो। रुक जाओ, पहले रफ में प्रैक्टिस करो, फिर बाद में लास्ट में फेयर नोट्स बनाना। ठीक है, चलो लिखो इसको। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में। तो उसमें आप शायद अगर ध्यान से आगे देखो तो मैं एमआरएनए आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो एमआरएनए के 5 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होता है? कैपिंग। 3 प्राइम पे टेलिंग। ठीक है, बट ध्यान रखना है 5 प्राइम कैपिंग सिर्फ एमआरएनए की प्रॉपर्टी है। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है आपको एमआरएनए के अलावा कोई भी अदर आरएनए के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोटीन बनाता कौन है? प्रोटीन एमआरएनए बनाता है। सो दैट्स वाई आपको मॉडिफिकेशन कहाँ करने की जरूरत है? एमआरएनए में करने की जरूरत है। ठीक है,
चलो, तो उसके बाद हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो मुझे एक चीज बताइए, हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में आरएनए होता है या डीएनए? तो बच्चों का आंसर जाता है क्या कि हमारी बॉडी में डीएनए होता है? नहीं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर दोनों होता है, आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है, पर एज ए जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर होता है कौन? डीएनए। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। तो टाइप्स ऑफ आरएनए के अंदर पहले मुझे बताओ कि आरएनए क्या एज ए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है क्या? हाँ, जेनेटिक आरएनए, और दूसरा हो जाएगा क्या? नॉन जेनेटिक आरएनए। तो जेनेटिक आरएनए के एग्जांपल बताओ। तो इसमें एग्जांपल आएगा वायरस, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कहीं पे भी जेनेटिक आरएनए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा कौन सा? वायरस। बट वायरस के अंदर भी हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था रेट्रोवायरस और एक हमने पढ़ा था रियोवायरस। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो इन दोनों में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। बट फर्क ये होता है कि इसमें आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें क्या मिलेगा आपको? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो रियोवायरस तो एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन हो गया। एक तो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल और फिर ऊपर से डबल स्टैंडर्ड, हो तो ये तो एक्सेप्शन में भी क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो शायद मैंने आपको राउस सार्कोमा वायरस पढ़ाया था। राउस सार्कोमा वायरस ये कहाँ डिस्कस किया था हमने बेटा? इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्कवरी की थी टैमिन ने। राउस सार्कोमा वायरस ह्यूमन के अंदर डिस्कवर्ड होने वाला फर्स्ट ऑन्को वायरस राउस सार्कोमा वायरस, जो कैसा होता है? रियो वायरस की कैटेगरी होता है। और इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं वुंड ट्यूमर वायरस। तो जहां पे एक ट्यूमर हो जाता है ना, जहां चोट लगती है, तो वहां पे इस वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वहां पे ट्यूमर हो जाता है। तो सार्कोमा, ट्यूमर, ट्यूमर, सार्कोमा दोनों ही कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए वायरस कौन सा होता है? रियो वायरस। बाकी इसके अलावा आप लोग इन्फ्लुएंजा जानते हो? इन्फ्लुएंजा जुकाम वाला वायरस, रेबीज वायरस, और अभी हमारा लेटेस्ट चल रहा है कोरोना जी। तो कोरोना जी के अंदर भी क्या होगा? रेट्रोवायरस होता है। HIV हमने अभी इम्यून सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें भी क्या होता है? रेट्रोवायरस होता है। पोलियो के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ये आरएनए होता है। और सबसे पहले डिस्कवर्ड होने वाला वायरस टोबैको मोजिक वायरस, उसमें भी क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी को छोड़कर बाकी सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। अब बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा हमें अभी इसको डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नॉन जेनेटिक आरएनए के अंदर। तो नॉन जेनेटिक आरएनए हो जाएगा आपका एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए। और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के आरएनए भी होते हैं। बट जितने भी जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है उसका 99% क्या होता है? एमटीआर, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो बाकी इसके अलावा एसएनआरएनए, एमआईआरएनए और एक आरएनए, दुनिया भर के और भी छोटे छोटे आरएनए होते हैं, ठीक है। एक एससीआरएनए भी होता है। तो इस तरह के जो आरएनए होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, वेरी वेरी ट्रेस। तो बाकी 99% जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो मेजर कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। अच्छा, अब इनके बारे में बात करें तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के बारे में। तो सबसे छोटा आरएनए कौन, सबसे बड़ा आरएनए कौन, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेल के अंदर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा क्या? सबसे मैक्सिमम आपको मिलता है आरआरएनए। नाउ ऐसा क्यों?
क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम का पार्ट है बेटा, और सेल के अंदर राइबोसोम तो बहुत सारे होते हैं। अब तुम तो बोलोगे कि प्रोटीन बनाने के लिए एमआरएनए भी बहुत सारे बनते होंगे बेटा, बट उसके बाद में डिग्रेड भी तो हो जाते हैं। तो सेल के अंदर सबसे मैक्सिमम आरएनए आपको कौन सा मिलेगा? आरआरएनए, जो अराउंड होता है यहाँ पे 60 से लेकर 65% टोटल आरएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट करता है अकेला आरआरएनए, क्योंकि सेल के अंदर राइबोसोम बहुत सारे होते हैं। और सबसे मिनिमम आरएनए, एम से मैसेंजर आरएनए और सबसे मिनिमम आरएनए, तो टोटल आरएनए का जस्ट ये कॉन्स्टिट्यूएंट करता है 1 to 5%। क्यों? क्योंकि एमआरएनए प्रोटीन बनाने के बाद डिग्रेड कर दिए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको सेल के अंदर बहुत कम मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो इंटरमीडिएट होगा 20 से लेकर 25%, वो आपको मिलेगा टीआरएनए। ये तो इसकी परसेंटेज के बारे में बात हो गई, मतलब इसके नंबर के बारे में कि ये कितना अमाउंट में मिलते हैं। उसके बाद आती है इनकी लेंथ के बारे में बात। तो सबसे बड़ा एम से एमआरएनए, एम से मिनिमम आरएनए और सबसे लेंथ के अंदर सबसे लंबा आरएनए, ठीक है, लॉन्गेस्ट आरएनए, वो भी कौन सा होता है? एमआरएनए। वो भी क्यों? क्योंकि बेटा जीन काफी बड़ी होती है, तो इससे बनने वाला एमआरएनए भी काफी बड़ा होगा, क्योंकि उसको प्रोटीन बनाना है बेटा, ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए। बट सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट आरएनए होता है कौन? टीआरएनए। और टीआरएनए के आगे मैं लिख रही हूँ 5S। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये 5S क्या है। 5S है, ये 55 नहीं लिखा है मैंने, 55 नहीं लिखा है, ये मैंने 5 लिखा है, उसके आगे मैंने S लिखा है। ये मैं बाद में बताऊंगी कि ये क्या होता है। सॉरी, ये 4S होता है। कितना होता है? 4S। 5 से भी छोटा 4। ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डिस्कवरी के बारे में। तो आपको मैं ये होमवर्क दे देती हूँ, तो आप लोग जो है स्टडी मटेरियल देखो और इसमें से साइंटिस्ट को पिक करो और इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है? पक्का? टीआरएनए के साइंटिस्ट तो मैं खुद आपको बताऊंगी, वरना आप छोड़ भी सकते हो बेटा, इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं ये। समझ आ गया पॉइंट? तो इसको आप हटा भी सकते हो, क्योंकि ये साइंटिस्ट एनसीईआरटी के है नहीं, तो आप इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि इन आरएनए का काम क्या होता है ना? तो आपके पास ये मान लो क्या है? सेल है। क्या है ये? सेल। और सेल के अंदर ये मान लो कि क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? डीएनए। तो डीएनए से क्या बनता है? फाइनली बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए जो होगा वो फाइनली न्यूक्लियस को क्रॉस करके आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसका मतलब एमआरएनए काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है और ये न्यूक्लियर पोर को क्रॉस कर सकता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर जो पोर होते हैं वो काफी बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। तो ये एमआरएनए कहाँ पे आ गया? यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब आरआरएनए का काम क्या होता है? ऑब्वियसली सब लोग जानते ही हो, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम जो है, क्या बोला मैंने? राइबोसोम। तो राइबोसोम किसका बना होता है? आरआरएनए का बना होता है। तो क्या इस तरीके से मैं आरआरएनए को एक स्ट्रक्चरल आरएनए बोल सकती हूँ? क्या मैं आरआरएनए को एक स्ट्रक्चरल आरएनए बोल सकती हूँ? यस, क्योंकि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना रहा है। सो दैट्स व्हाई ये हो जाएगा क्या? स्ट्रक्चरल आरएनए। दूसरा, क्या एमआरएनए को मैं मैसेंजर आरएनए बोल सकती हूँ? एमआरएनए को क्या मैं मैसेंजर आरएनए बोल सकती हूँ? बोलते हैं बेटा मैसेंजर। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हेल्प करता है यहाँ पे मैसेज के ट्रांसमिशन के अंदर। तो इसको ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि बेटा जो प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन के अंदर कौन से अमाइनो एसिड आने चाहिए, तो वो अमाइनो एसिड कौन से आएंगे ये डिसाइड करेगा कौन? एमआरएनए।
तो एमआरएनए के पास एक प्रोटीन बनाने का मैसेज होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी कैसे। तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। और फिर उसके बाद में आता है, लास्ट आता है टीआरएनए। तो टीआरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। तो ये ट्रांसफर करता क्या है? ये देखो, ये एमआरएनए जो है राइबोसोम पे बाइंड हो गया। तो आप डायग्राम देख के मुझे बताओ कि एमआरएनए कहाँ बाइंड होता है। एमआरएनए राइबोसोम की दो सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल है। तो एमआरएनए को मैंने कहाँ बाइंड किया है? स्मॉल सब यूनिट के साथ। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड। ए क्या है? ए कौन है? ए कौन है? ए इज अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड यहाँ पे कैसे आए? तो बेटा हमारे खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन को हम डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने से हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं, फिर वो अमाइनो एसिड ब्लड में जाते हैं। तो ये अमाइनो एसिड जो है फिर फाइनली ब्लड से सेल में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब इन अमाइनो एसिड को रीयूज करके हम बनाएंगे अगेन हमारी प्रोटीन। चलो, तो प्रोटीन बनाने के लिए इन अमाइनो एसिड को उठा उठा के लेके आना पड़ेगा कहाँ पे? राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट पे। तो एक्चुअली ये होता है टीआरएनए। तो ये टीआरएनए क्या करता है? अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है और फिर इनको उठा के लेके आ जाता है लार्ज सब यूनिट पे। तो इस तरीके से यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो बाइंड होते रहते हैं और फिर एक प्रोटीन बनती रहती है। तो टीआरएनए ध्यान से देखो, मैंने कहा बाइंड किया है? टीआरएनए को ध्यान से देखो, मैंने कहा बाइंड किया है? राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट के साथ। तो ये आप लोग याद रखना कि एमआरएनए कहाँ बाइंड होता है? राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के साथ। और टीआरएनए कहाँ बाइंड होता है? राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट के साथ। ये पॉइंट समझ आ गया? तो टीआरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करता है? अमाइनो एसिड को एडेप्ट करता है। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं एडेप्टर आरएनए। क्या बोलेंगे इसको? एडेप्टर आरएनए। और सिंस ये बहुत छोटा होता है बेटा, एंड छोटा होने की वजह से ये पानी के अंदर सॉल्युबल हो सकता है। सो दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबल आरएनए भी। तो टीआरएनए का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। समझ आ गया? तो ये होता है स्ट्रक्चरल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एडेप्टर आरएनए। समझ आ गया पॉइंट? तो अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का काम। ये तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज देखी है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। और आज की क्लास के अंदर मैं सिर्फ आपको एमआरएनए पढ़ाऊंगी, जो अभी हमने जस्ट पढ़ लिया था। तो उसमें 2-3 पॉइंट ऐड करने हैं और उसके बाद वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। नोट डाउन मतलब रफ में प्रैक्टिस करो इसको। और उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? एमआरएनए के बारे में। तो बेटा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एमआरएनए की 5 प्राइम पे क्या होता है? कैपिंग होती है। 3 प्राइम पे क्या होता है? टेलिंग होती है। और एमआरएनए जो होता है उसमें इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं, फुल्ली इंट्रॉनिक आरएनए होता है, सॉरी फुल्ली एक्सोनिक आरएनए होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एमआरएनए। तो ये एमआरएनए आपको कैसा दिखाई दे रहा है? लीनियर। ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल एक चेन के फॉर्म में रहता है, लीनियर के फॉर्म में। तो ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन, जिसमें एब्नॉर्मल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, जिसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगी एक, तो अब 3 प्राइम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉली ए टेल।
जिसका नंबर होता है 200 से लेकर 300। ठीक है, अब सुनो इसमें 2-3 चीजें और। देखो प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना वो जहां से शुरू होता है, तो देखो आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कि 3 नाइट्रोजन बेस को मिलाकर हम बोलते हैं कोडोन। क्या बोलते हैं इनको, कोडोन्स, क्योंकि कोडोन्स के पास होते हैं कोड, एंड कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। क्या बोला मैंने, 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर एमआरएनए के अंदर 300 नाइट्रोजनस बेस है, एमआरएनए के अंदर 300 नाइट्रोजनस बेस है, तो क्या प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड 100 होंगे? तो आंसर होगा यस। तो कोडोन कैसे होते हैं, कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, 3-3 के ग्रुप में होते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको पढ़ाऊंगी। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस कहां से होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा स्टार्ट होता है AUG से। तो AUG पे हमेशा बाइंड होता है राइबोसोम, सो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा स्टार्ट कोडोन। क्या बोलेंगे इसको, स्टार्ट कोडोन। तो स्टार्ट कोडोन का मीनिंग होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है और प्रोटीन सिंथेसिस खत्म होता है यहां पे UAA, UAG और UGA। इनमें से कोई भी अगर एक कोडोन अगर आ जाता है तो उस केस में प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे स्टॉप हो जाती है। इसका भी मैं रीजन बताऊंगी आपको क्यों। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ आके राइबोसोम बाइंड होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होता है, और यहां तक आके राइबोसोम वापस अलग हो जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाता है। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन। तो स्टॉप कोडोन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। कैसे याद करोगे, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। तो ये तीनों क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी अगर एक इस पोजीशन पे आ गया तो प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे क्या हो जाएगी, स्टॉप। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कैसे। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कहां से लेकर कहां तक हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ इस पोर्शन का होता है, तो इसको बोला जाता है ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम, सिर्फ इतनी फ्रेम को रीड किया जाता है जो ओपन होती है फॉर रीडिंग ऑफ राइबोसोम। तो इसको बोला जाएगा ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम। तो ये कहां से कहां प्रेजेंट होती है, फ्रॉम स्टार्ट कोडोन टू स्टॉप कोडोन। ठीक है, बट क्या मुझे बताओ, इस स्टार्ट कोडोन से पहले और इस स्टॉप कोडोन के बाद का ये वाला पोर्शन प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि हमने बोला था कि प्रोटीन बनना कहां से शुरू होती है, स्टार्ट कोडोन से, कहां खत्म हो जाती है, स्टॉप कोडोन पे। तो इसका मतलब ये स्टार्ट कोडोन से पहले और स्टॉप कोडोन के बाद का पोर्शन प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, UTR। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलेंगे इनको, UTR। तो ये मैंने लिखा है अनट्रांसलेटेड रीजन, सॉरी, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये UTR, और इसके ऊपर बेस्ड नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो UTR कहां प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे कि प्रेजेंट ऑन, कहां प्रेजेंट होते हैं, तो हम बोलेंगे कि 5 प्राइम पे स्टार्ट कोडोन से पहले और 3 प्राइम पे
स्टॉप कोडॉन के बाद तो एट 5 प्राइम बिफोर स्टार्ट कोडॉन और एट 3 प्राइम आप बोलोगे आफ्टर स्टॉप कोडॉन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये mRNA का स्ट्रक्चर हो जाता है खत्म। और मैं एक लास्ट में एक पॉइंट लिख देती हूँ कि ये जो 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन का जो कैपिंग है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसके 2 फंक्शन है बेटा। एक तो ये प्रोटेक्ट करेगा, किसे? प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। और इसका एक और काम होता है, क्या? राइबोसोम के साथ बाइंड करवाना। किसको? mRNA को। और mRNA राइबोसोम पे कहाँ बाइंड होता है? स्मॉल सब यूनिट पे। तो ये हेल्प करता है कहाँ पे? हेल्प इन बाइंडिंग विद राइबोसोम। तो mRNA को राइबोसोम के साथ बाइंड करवाने में ये हेल्प करता है। समझ आ गया? बस पक्का? तो ये हमने आज mRNA का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको rRNA और tRNA पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा कोडोन्स। तो ये जो मैंने लिखा है ना, तो पॉसिबली शायद तक हमारा ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगा। एंड कोडोन बेटा नीट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लकीली शायद उसी दिन हमारा ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है, तो मुझे उसके ऊपर बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी होंगी। ठीक है, चलो फिर तो आज का टॉपिक यहीं पे ओवर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो फिर टाटा बाय बाय। फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको। ठीक है, बाय।